Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. This is lecture number 28 and we are continuing the pronoun topic here also. हमने देखा था कि possessive pronouns होते हैं जैसे mine, yours, hers. इन्हीं के साथ कुछ डबल पोजीशन भी लगता है, जैसे कि he is a friend of mine. Mine का अर्थ ही मेरा होता है प्रोनाउन के रूप में, और फ्रेंड ऑफ माइन यानी वो मेरा मित्र है. हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज माई फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ये भी एक कहने का तरीका है. फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना कि भाई प्रोपोजिशन ऑफ है तो उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में मी होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टेक इट फ्रॉम मी, तो मुझसे ये चीज लो. लेकिन यहां पर कोई रिलेशन इस प्रकार का दिखाना है, दोस्ती का वगैरह, या कोई भी और चीज का पोजीशन दिखाना है, जब डबल पोजीशन वाली बात होती है कि दोस्त मेरा है और दोस्त भी है, तो ऐसे इसमें ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दिस इज द हाउस ऑफ आर्स, इस प्रकार के रचनाएं होती है. टॉम वॉज हिज फ्रेंड भी बोल सकते हो, एंड टॉम वॉज विथ ए फ्रेंड ऑफ हिज भी कह सकते हो. विथ ए फ्रेंड ऑफ हिम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाएगा ये हिज, ये पॉजिटिव केस में ही रहेगा. आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ यूर्स, बहुत से लोग हैं इसलिए फ्रेंड्स कहा गया. आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ यूर्स, यानी आर दोज पीपल योर फ्रेंड्स, ऐसा कहने की जगह हमने कहा आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ यूर्स, फ्रेंड ऑफ यू नहीं होगा. माइन, योर्स, हर्स, इन्हीं के मतलब यह है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन से इसको रिप्लेस किया जा सकता है. अब फ्रेंड ऑफ माइन कहने की बजाय हमने कह दिया माय फ्रेंड, तो यहां पर हमने एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल किया. जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टर ऑफ माइन, सिस्टर ऑफ माइन की जगह हमने कह दिया माय सिस्टर. तो यहां पर ये जो माय है ये एडजेक्टिव है और ये सिस्टर जो है ये नाउन है. सो शी इज अ सिस्टर ऑफ माइन, मतलब वो मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, दोनों का अर्थ एक ही होता है. अब इसी डबल पॉजिटिव या जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल देखिए कैसा है. आई शैल ब्रिंग माई स्कूटर, मैं अपनी स्कूटर लाऊंगा. एंड यू विल ब्रिंग योर स्कूटर कहने के बजाय योर्स भी अगर कह दिया तो इट मीन्स योर स्कूटर. एंड यू विल ब्रिंग योर्स मतलब you will bring your scooter. I shall bring my scooter and you will bring yours. यहां पर इसको फुल स्टॉप लगा देना है. And you will bring yours का माने your scooter ऐसा हो जाएगा. अब सब्जेक्ट के रूप में जब होता है his dog is small and yours is big. Yours what? Yours का मतलब your dog. Here this yours word refer to your dog, क्योंकि his dog ये पहले हमने dog के बारे में बात कर ली कि उसका कुत्ता छोटा है और तुम्हारा बड़ा है, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुत्ता. ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही लॉस्ट हिज पेन सो आई लेंट हिम माइन. लेंट मीन्स उधार दिया. ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया था. अब बात पेन की हो रही है, ऑब्जेक्ट की हो रही है. आई लेंट हिम माइन यानी मैंने अपना पेन दिया, तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. आई लेंट हिम माई पेन बोलने की बजाय आई लेंट हिम माइन. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन की जगह पर हमने इस डबल पोजीशन का अगर इस्तेमाल कर लिया तो उसका एक ही अर्थ होता है. माइन बुक, देयर्स फ्रॉक, योर्स हाउस ऐसा नहीं होता है. इसको माई बुक, देयर फ्रॉक ऐसा आप एडजेक्टिव और नाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो. माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है एंड दे आर यूज्ड बिफोर नाउन टू क्वालिफाई द नाउन. जैसे दिस इज माई हैट, इट इज देयर फॉल्ट, ये यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर, माई. ये यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक्स, ऐसी रचना होती है कि तुम और वो अपनी किताबें लाओगे, तो यहां पर योर बुक होगा.
हिज बुक वगैरह नहीं होगा, ये यू को पहले इस यूर को लगाना पड़ेगा। यूर यहाँ पे तुम्हारा, तुम लोगों का। बट यू एंड आई मस्ट ब्रिंग आर बुक, तुम और मैं हमारी किताबें लाएंगे। आर क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है और वहां तुम दोनों की बात होगी, तो योर बुक्स। इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये नहीं हो सकता है कि टेल इज इट्स, जैसे हम कहते हैं दिस शर्ट इज माइन, यानी यह मेरा शर्ट है। दिस फ्रॉक इज हर्स, यानी यह फ्रॉक उसकी है, किसी लड़की की। वैसे ही दिस टेल इज इट्स, ऐसा हम किसी अपने कुत्ते के लिए नहीं कह सकते कि ये उसकी कुत्ते की पूंछ है। दिस टेल इज इट्स, ऐसा नहीं कह सकते। दिस टेल ऑफ इट इज ब्लैक, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसको कहना होगा दिस इज इट्स टेल, इट्स टेल इज ब्लैक, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस टेबल इज इट्स, ये नहीं कह सकते। किसी घोड़े का है अस्तबल, हम ये नहीं कह सकते दिस टेबल इज इट्स, ऐसा नहीं कह सकते। दिस इज इट्स टेबल, ये सही कह सकते हैं, इस ढंग से सही होगा। इट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो इसका अर्थ होता है इट इज। टेबल के बाद अपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब टेबल्स लेग। लेकिन टेबल्स लेग ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि टेबल इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इसको बेजान माना गया है। तो टेबल्स नहीं होगा, लेग ऑफ द टेबल होगा। या इट्स लेग, दिस इज माई टेबल, इट्स लेग इज ब्रोकन, ऐसा कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी के तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी कई लोगों में से किसी को आइडेंटिफाई करते हुए बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे मैं कहता हूं दिस इज अ पेन, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, एंड दैट दिस इज सब्जेक्ट। आई रिसीव्ड ए लेटर एंड द सेम इज पुट अप फॉर पेरूजल, यहां सेम का मतलब वह, जो पत्र आया है वह। दिस इज माई अंकल एंड दीज आर हिज सन्स, ये मेरे अंकल है और ये उनके बच्चे हैं, तो दीज। तो यहां पर सब्जेक्ट दीज है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन नाउन जैसा ही सब्जेक्ट के क्रम में आता है। दैट इज द हाउस बिल्ट बाय माई फादर, वह मकान है जिसे मेरे पिताजी ने बनाया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर कोई नाउन आ गया तो समझ लो वो इट इज नो मोर ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट हैज बिकम अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय इज क्लेवर, तो ये दिस जो है और इस दिस में फर्क है। ये दिस एक एडजेक्टिव है क्योंकि उसके पीछे ये बॉय नाउन आया है, जबकि यहां देखिए कि यहां दिस के बाद में सीधा वर्ब आता है और यहां दिस के बाद बॉय आएगा फिर वर्ब आया। सच बुक्स आर यूजफुल, नाउ सच आर द स्टोरीज, ऐसा अगर हम कहते हैं तो वो प्रोनाउन हो गया। ये माई बैग इज बिगर देन दैट ऑफ यूर्स, माई बैग, यहां पे यूर्स, ये वही पहले वाला जो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन लिया था, डबल पॉजेसिव जैसा। तो दैट मीन्स योर बैग, दैट ऑफ यूर्स, योर बैग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल जब करते हैं तब होता है। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हाटएवर, व्हिचएवर, ये इस प्रकार के होते हैं। विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, विच ऑफ देम इज योर फादर, बहुत से लोगों में से आपके पिताजी उनमें से कौन से है, तो विच ऑफ देम मतलब उनमें से कौन से। विच ऑफ देम इज योर फादर। हु इज शी, वो कौन है। हु इज ही, वह कौन है। व्हाट आर दे, यानी वे क्या है। हु आर दे, वे कौन है। डू यू नो हु ही इज, प्लीज टेल मी हु ही इज। यहां देखिए प्लीज टेल मी हु इज ही नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर ये जो पोर्शन है हु ही इज, ये प्लेन रहेगा, वह कौन है। और यहां प्लीज टेल मी, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यहां क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। प्लीज टेल मी हु इज ही नहीं होगा, हु इज, हु ही इज। डू यू नो हु ही इज, ये इंट्रोगेशन का जो मार्क लगा ये इस हु की वजह से नहीं लगा, बल्कि डू यू नो ये जो एक इंट्रोगेटिव एक क्लॉज है उसकी वजह से लगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब उसके पीछे कोई नाउन आ जाता है तो वही नियम लगता है, एंड दे आर नो मोर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, दे आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे यही विच के बाद में अगर ये विच बुक आ गया तो कौन सी किताब, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये थोड़ी ग्रामर की बातें हैं। हु, व्हाट दोनों का इस्तेमाल
सिंगुलर और प्लूरल दोनों की इंक्वायरी के लिए होता है सब्जेक्ट क्वेरी के लिए। जैसे हु इज शी, वह कौन है। हु आर दे, अगर यहाँ प्लूरल की इंक्वायरी हो, वे लोग कौन है या वे कौन है। व्हाट इज मिसिंग इन दिस डिश, इस डिश में क्या मिसिंग है, कोई एक चीज के बारे में पूछ रहा है। व्हाट आर द इश्यूज या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, यानी कौन कौन सी समस्या है, क्या क्या समस्या है। तो ये वर्ड जो है ये प्लूरल की इंक्वायरी कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट इंक्वायरी के लिए हम कहते हैं, जैसे मान लो इंट्रांजिटिव, माफ कीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब है इनवाइट। तो इनवाइट ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। यू हैव इनवाइटेड राम, यू सॉ राम यस्टरडे, शी सॉ ए स्नेक। 3 सेंटेंसेस है। अब यहां पर आपने किसी को बुलाया, यू हैव इनवाइटेड राम, हुम हैव यू इनवाइटेड, इसका सवाल बनेगा तुमने किसे बुलाया है। तो हुम हैव यू इनवाइटेड। हुम डिड यू सी यस्टरडे, यू सॉ राम यस्टरडे, तो हुम डिड यू सी यस्टरडे। ये रचना हम टेंसेस में जब देखेंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसा हुआ। लेकिन हुम डिड यू सी यस्टरडे माने तुमने कल किसे देखा। व्हाट डिड शी सी, यानी उसने क्या देखा। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसके बाद में प्रीपोजिशन आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर स्पीकिंग टू राम, यू वर स्पीकिंग टू राम मतलब तुम राम से बात कर रहे थे। शी इज डांसिंग विथ राम, वह राम के साथ डांस कर रही थी, नाच रही थी। तो तुम किसके साथ बातचीत कर रहे थे, हुम वर यू स्पीकिंग। इसको हम टू हुम वर यू स्पीकिंग भी कह सकते हैं, टू हुम यानी किसके साथ। लेकिन लैंग्वेज को फ्लो देने के लिए हुम वर यू स्पीकिंग टू ऐसा बोलने का रिवाज है, इस टू को पीछे भगा देते हैं। हुम इज शी डांसिंग विथ हुम इज शी डांसिंग भी कह सकते हो, लेकिन हुम इज शी डांसिंग विथ ये बोलने का रिवाज है और ये भी उतना ही सही है। हुम इज शी डांसिंग विथ। हु का इस्तेमाल आजकल लिबरली हुम के स्थान पर होता है। जैसे हु वर यू कॉलिंग, होना तो चाहिए हुम वर यू कॉलिंग। हु वर यू कॉलिंग आजकल चलता है, हुम वर यू कॉलिंग की ही जरूरत नहीं है। हु हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड की जगह हु हैव यू इनवाइटेड भी आजकल चलता है। हुम वॉज ही डांसिंग विथ, हु आर यू वेटिंग फॉर, हु आर यू वेटिंग फॉर, हु वॉज ही डांसिंग विथ ऐसा भी कह सकते हैं। हु आर यू वेटिंग फॉर मतलब तुम किसका इंतजार कर रहे हैं, फॉर हुम आर यू वेटिंग ऐसा भी कह सकते हैं। ये जितने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, व्हाट, विच, इनके बाद में ये जो होते हैं या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके बाद में कोई नाउन आता है, ये जब सब्जेक्ट की इंक्वायरी करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जैसे कि कौन आया, तो इसमें कभी भी डू, डज, डिड इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको समझ लेना जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस है, हु डिड गिव यू मनी, तुम्हें किसने पैसा दिया, ये बोलना है तो हु गेव यू मनी होना चाहिए, हु डिड गिव यू मनी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हु जो इंक्वायरी कर रहा है वो सब्जेक्ट की कर रहा है, क्योंकि आपको किसी ने पैसे दिए। मान लो राम गेव यू मनी, तो हु गिव यू मनी ये उसका सीधा सीधा क्वेश्चन है। हु डिड गिव यू मनी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव में इंट्रोगेटिव और सब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है। हु डज से सो, हु डज से सो ऐसा कहोगे तो गलत हो जाएगा। हु सेज सो ऐसा होना चाहिए। कौन ऐसा कहता है ऐसा अगर बोलना है तो हु सेज सो, हु सेज सो, नॉट हु डज से सो। हु डज नॉट से सो ये सही है क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव है, तो हु डज नॉट से सो। हु नॉट से सो ऐसा नहीं होगा, हु डज नॉट से सो, कौन ऐसा नहीं कहता है। तो यहाँ निगेटिव है इसलिए डज का इस्तेमाल या डू का इस्तेमाल हो गया। हु गोज टू मार्केट, कौन मार्केट जाता है। हु डज नॉट गो टू मार्केट, कौन मार्केट नहीं जाता है। तो निगेटिव में जब करते हैं तो डू, डज, डिड ऐसा इस्तेमाल होता है। विच इज योर कोट, हुज इज दिस बुक, सिंपल सेंटेंसेस है कि भाई तुम्हारा कोट कौन सा है, विच इज योर कोट। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच ऑफ द ट्रेन्स गोज डायरेक्टली टू बॉम्बे, विच ऑफ द ट्रेन्स, ये विच ध्यान में रखना
ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच ऑफ द ट्रेन्स, या हम विच ट्रेन ऐसा कहेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यही विच। विच ऑफ द ट्रेन्स मीन्स कई ट्रेनों में से कौन सी। विच ऑफ द ट्रेन्स गोज, क्योंकि ये विच है ये सिंगुलर है तो यहां गो नहीं होगा, गोज आएगा। विच ऑफ द ट्रेन्स गोज डायरेक्टली टू बॉम्बे। व्हाट बॉदर्स यू, कौन सी चीज तुमको परेशान करती है। व्हाट बॉदर्स यू। व्हाट हैपेंड देन, बाद में या तब क्या हुआ। विच इज बिगर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हुज सन सोल्ड द हाउस, किसके बेटे ने मकान बेचा। अब ये हुज सन, यहाँ हुज के बाद में एक नाउन आया है तो ये हुज एडजेक्टिव है। हुज इज दिस कोट, यहां पर मान लीजिए कि हुज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। हु सॉ पॉल, पॉल को किसने देखा। अब यहां पर जैसा सब्जेक्ट कोई रहेगा तो वहां पर सब्जेक्ट की इंक्वायरी हु जो है वो भी एक सब्जेक्ट की जगह आ गया। पॉल ये ऑब्जेक्ट है बिकॉज समबडी हैज सीन पॉल, तो समबडी इज सब्जेक्ट। व्हाट्स हैपनिंग, अगेन ये व्हाट ये सब्जेक्ट के जैसा यहां पर आया। व्हाट्स मीन्स व्हाट इज। विच ऑफ द टू गर्ल्स इज लेजी, दो लड़कियों में से कौन सी लड़की आलसी है। विच ऑफ दीज मैंगोज इज रॉ, इज रॉ। विच ऑफ दीज मैंगोज मीन्स एक मैंगो है जो कच्चा है उसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट इंक्वायरी में लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, सीता सॉ राम, सीता ने राम को देखा। पॉल सेड ए प्रेयर, पॉल ने एक प्रार्थना बोली। अब किसको सीता ने देखा ये सवाल अगर करना है, सीता ने राम को देखा, सीता सॉ राम, तो whom did सीता सी, ऐसा यहां डिड जरूर लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की इंक्वायरी नहीं हो रही है, ये राम के बारे में पूछा जा रहा। whom did सीता सी या who did सीता सी जैसा आजकल बोला जाता है, तो ये who ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, सीता ये सब्जेक्ट है। पॉल ने कुछ कहा, जो कहा वो ऑब्जेक्ट है, पॉल तो सब्जेक्ट है कहने वाला, तो व्हाट डिड पॉल से, व्हाट पॉल सेड ये नहीं होगा, व्हाट डिड पॉल से, क्योंकि यहां प्रेयर की यानी कि ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई आंसर हम अगले से लेते हैं, जैसे व्हाट डिड ही से, अब उसको बोलना पड़ेगा कि उसने क्या कहा, बताना पड़ेगा। हु आर यू, तुम कौन हो, तो बताना पड़ेगा कि क्या है, आंसर देना, आंसर इज एक्सपेक्टेड। हु इज शी, वह कौन है। अब इसमें जो ये सवाल किए गए हैं उसी का आंसर उसको देना है। हुज इज दिस बैट, ये बैट किसकी है। हुम डू यू नो इन दिस टाउन, तुम इस टाउन में किसे जानते हो। हु कॉल्ड मी, किसने मुझे बुलाया। व्हाट्स योर फादर, मतलब तुम्हारे फादर का क्या पेशा है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा कौन सा घर है। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट, इनमें से कौन सी किताब तुम चाहते हो। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। व्हाट्स द मैटर, क्या दिक्कत है, क्या बात है। व्हाट इज योर नेम, विच इज योर पेन, कौन सा तुम्हारा पेन है। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें इन्हीं में से आंसर उसको देना है। अब कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी होते हैं, इंपरेटिव भी होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट वाले भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, और उसमें एक क्लॉज जो होता है यानी एक हिस्सा जो होता है वो क्वेश्चन जैसा लगता है। फॉर एग्जांपल उसी को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, जैसे शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड सेड। अब ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप बता रहे हो शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा what he had said, she asked him what he had said, यानी उसने उससे पूछा कि उसने क्या कहा था। what he had said, उसने कुछ कहा होगा तो ये पूछ रही है लड़की कि भाई तुमने क्या कहा था। what he had said, अब यहां what लगने से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहां सिंपल स्टेटमेंट है कि उसने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा था। she asked him who he was, उसने उससे पूछा कि वो कौन था। who he was, ये उसने उससे पूछा, ये तो स्टेटमेंट आप बता रहे। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये आप एक सिंपल स्टेटमेंट कह रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है। इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं है।
या आई डोंट नो हु केम हियर, मुझे नहीं पता कौन यहाँ आया। तो ये हु से और व्हाट से हमको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन वाले, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं, इसके अंत में कोई क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ऐसा हो, डू यू हैव एनी आइडिया या डू यू नो, ऐसा किसी ने पूछा, डू यू नो हु केम हियर, क्या तुम जानते हो कौन यहाँ आया? तो सवाल इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानते हो, और ये कौन यहाँ आया ये उसका अलग पार्ट है। तो यहाँ जरूर ये क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये डू यू नो जो क्लॉज है ये इंट्रोगेटिव है। ध्यान में रखना है कि व्हाट, विच और हु ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए आता है। व्हाट, विच और हुम और टू हुम ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और हुज ये पजेसिव के लिए आता है, पोजीशन के बारे में जब पूछना हो तो किसका। व्हाट का इस्तेमाल जनरली हम लोग थिंग्स के लिए, और हु का इस्तेमाल हु, हुम, हुज का लोगों के लिए करते, पर्सन्स के लिए करते। लेकिन आजकल हुज का इस्तेमाल भी चीजों के लिए करते हैं। विच का इस्तेमाल पर्सन, एनिमल, थिंग्स किसी के भी लिए किया जा सकता है। हुम जो है इट इज ऑब्जेक्ट टू वर्ब और प्रीपोजिशन। ऑफ हुम डू यू स्पीक, ऑफ हुम के माने है किसके बारे में, डू यू स्पीक किसके बारे में तुम बात करते हो। हुम डू यू स्पीक ऑफ, ऐसा भी आप कह सकते, इस ऑफ को पीछे लगा सकते। हुम डू यू वांट, यानी तुम किसे चाहते हो, किससे आपको बात करना है, किससे आपको मिलना है। हुम डू यू वांट, ये यू जो है ये सब्जेक्ट है और वांट का ये ऑब्जेक्ट है हुम। हाउ कम एक ऐसा फ्रेज है, हाउ कम यानी कैसे क्या, इसको ऐसा समझ लीजिए। हाउ इज दैट, हाउ इज इट दैट, या व्हाई इज इट दैट, व्हाई इज इट दैट भी कह सकते हो, हाउ इज इट दैट भी कह सकते हो, या हाउ कम भी कह सकते हो। व्हाई इज इट दैट यू डोंट एग्री विथ मी, कैसे क्या या क्यों तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो। हाउ कम यानी व्हाई एक प्रकार से समझिए, हाउ कम यू डोंट एग्री विथ मी, व्हाई डोंट यू एग्री विथ मी, ऐसा बोलने का है। उसकी जगह पर हाउ कम यू डोंट एग्री विथ मी ऐसा कह सकते हैं। यहां देखिए, यहां क्वेश्चन वाली रचना है, डोंट यू एग्री विथ मी वगैरह ऐसा नहीं है, यहाँ यू के बाद डोंट आया है, तो ये प्लेन रचना है। यहाँ पे हाउ कम जरूर आया शुरू में, और लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क भी आया। तो व्हाई डोंट यू एग्री विथ मी या हाउ कम यू डोंट एग्री विथ मी। हाउ कम डू यू नो माई एड्रेस ऐसा नहीं होगा, हाउ कम यू नो माई एड्रेस, एंड व्हाई डू यू नो माई एड्रेस या हाउ डू यू नो माई एड्रेस को हम ये भी कह सकते हैं, हाउ कम यू नो माई एड्रेस। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होते हैं, ये कुछ इनडेफिनेट चीजों के लिए होते हैं। जैसे वन, जब हम कहते हैं वन तो इसका मतलब होता है कोई भी, एनीबडी, एवरीबडी, ऐसा सेंस में आता है। नन यानी कोई नहीं, एनीवन कोई भी, मेनी बहुत से, फ्यू कुछ, मच बहुत सारा, स्मॉल सम यानी थोड़े, ऑल यानी सारे, बोथ यानी दोनों, एनी यानी दो से ज्यादा हो उनमें से कोई, ईच यानी प्रत्येक, एवरीबडी हर एक, एवरीवन वैसा ही है, समवन समबडी, नोबडी कोई नहीं, नो वन एस, ये जो है ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जब हम किसी विशेष के बारे में प्रोनाउन से इशारा नहीं करते हैं तब हम उसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब इनके अलग अलग इस्तेमाल है और ये सिंगुलर है, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्ब जब आएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में एस लगेगा वर्ब्स के साथ में, एवरीवन नोज ऐसा आ गया, नोबडी नोज ऐसा आएगा, नोबडी नो नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती है। वन, वन ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के बारे में अगर आ रहा है तो इसका पोजीशन हमको वंस के वंस करके भी देना जरूरी होता है कि भाई वंस यानी उसका, ऐसा इसका अर्थ है। जैसे देखो इनके साथ में हिज या हर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम वन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी ऐसा नहीं करेंगे। वन मतलब प्रत्येक ने या हरेक ने, वन शुड डू हिज ड्यूटी मतलब हरेक ने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, ध्यान में रखना,
वन का मतलब हर एक ने ऐसा है। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऐसा नहीं कहना है, या वन शुड डू हर ड्यूटी ऐसा भी नहीं कहना है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये ध्यान में रखना है। हिज का इस्तेमाल तब होता है जब जेंडर क्लियर नहीं होता है। समवन हैज डन हिज ड्यूटी। अब ये जो समवन है, इसमें हमें नहीं पता आदमी है औरत है, तो ऐसे इसमें समवन हैज डन हिज ड्यूटी, यहाँ पे थोड़ा सा हमको बायस लग सकता है, लेकिन समवन जब ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं तो समवन हैज डन हर ड्यूटी नहीं होगा, समवन हैज डन हिज ड्यूटी ऐसा आएगा। समवन हैज डन वंस ड्यूटी ऐसा भी नहीं कहेंगे। ये कुछ बारीकियां हैं, और ये सारी चीजें ये जो एग्जाम्स होती है आपकी कोई एमपीएससी यूपीएससी की, उसमें कई बार पूछी जाती है। वन का प्लूरल भी होता है, जैसे आई नीड अ न्यू लैपटॉप, मुझे नए लैपटॉप की जरूरत है। दिस वन इज टू स्लो, ये बड़ा स्लो है। दिस वन यानी ये वाला, ऐसा इसका अर्थ ले सकते हो आप। दिस वन ये वाला बहुत स्लो है, मुझे नया लैपटॉप चाहिए। वुड यू लाइक एन एप्पल, क्या तुम एप्पल पसंद करोगे। दिस वन इज वेरी स्वीट, ये वाला बहुत मीठा है। आई वॉन्ट द ब्लू वन, मुझे नीला वाला चाहिए, ब्लू वन। आई प्रीफर द ब्लू पेन्स ओवर द रेड वंस। यहां पर आप देखिए, मैं नीले पेन्स प्रीफर करता हूं, नीली कलम या नीले शाही के पेन्स इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। आई प्रीफर द ब्लू पेन्स ओवर द रेड वंस, ये पेन्स के जैसा प्लूरल आया, वैसे रेड वंस यानी लाल वालों से ज्यादा मैं ब्लू पेन्स इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये एप्पल्स फ्रेश है। द वंस इन द बास्केट आर द बेस्ट, जो बास्केट में रखे हुए, द वंस यानी वो वाले जो बास्केट में रखे हुए एप्पल्स की बात हो रही है। द वंस इन द बास्केट आर द बेस्ट, मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एप्पल्स, नॉट वन। नन के माने हैं नो वन, ये दोनों तरीके से काम में आता है। नन हैज अराइव्ड भी बोल सकते हो, नन हैव अराइव्ड भी बोल सकते हो, यानी कुछ कोई ज्यादा कोई नहीं आए हैं, नन हैव अराइव्ड ऐसा भी बोल लो, नन हैज अराइव्ड ऐसा भी बोल लो, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि कोई नहीं आया है। नन ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, देखिए ऑफ द जब आता है तो जनरली प्लूरल नाउन आता है उसके बाद में। नन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स, फ्यू ऑफ द बुक्स। और यहां देखिए ये नन अगर है तो ये वॉज आया है, वर नहीं आया है। नन ऑफ द, फ्यू ऑफ द बुक्स वर हो सकता है, क्योंकि फ्यू का मतलब ही कुछ यानी मोर देन वन। नन ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कोई भी किताब, मतलब कई किताबों में से कोई भी किताब इंटरेस्टिंग नहीं थी। मेनी वर प्रेजेंट, वन मस्ट रिस्पेक्ट वन सेल्फ, नॉट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। वन आया है तो वन सेल्फ। लेकिन ईच या एवरी वन, इसका इस्तेमाल जो है ऐसा होता है, ईच मस्ट डू हिज ड्यूटी, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब यहां पे वंस ड्यूटी नहीं होगा, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी मतलब कोई भी ये कर सकता है, ऐसा बोलना है बहुत से लोगों में से, तो एनीबडी कैन डू इट। सम आर बॉर्न रिच, अब ये देखिए सम, ये आपका प्रोनाउन है इंडेफिनेट। सम आर बॉर्न रिच यानी कुछ पैदाइशी रईस होते हैं। बोथ वर फाइंड, आप ये भी कह सकते हो बोथ ऑफ देम, दोनों में से, दोनों के दोनों, उनमें से दोनों के दोनों। बोथ ऑफ देम वर फाइंड ये भी कह सकते हो, या बोथ वर फाइंड ऐसा भी कह सकते हो। दोनों सूरत में बोथ ये एक प्रोनाउन ही है। यू का इस्तेमाल जब हम कहते हैं तो जब हम लोगों की इन जनरल बात करते हैं, लोगों के बारे में। यहां पर तुम, इसका अर्थ, यू का अर्थ तुम नहीं होता है। इसमें स्पीकर जो है बोल रहा है वो भी इसमें शामिल होता है, और जो लिसनर है सामने, हियरर है, ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। जैसे यू कैन बाय दिस बुक एनीवेयर, मीन्स ये किताब तुम कहीं भी खरीद सकते हो। तुम मतलब तुम ही नहीं, कोई भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूं। मीन्स दिस बुक इज ऑन सेल एवरीवेयर, ये किताब हर जगह बिक्री पर है। यू कांट पार्क हियर, यू कांट पार्क हियर मतलब
तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो जो यहाँ पार्किंग कर सकते हो. इट मीन्स पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर. दे डोंट लेट यू स्मोक इन हियर. दे डोंट लेट यू स्मोक इन हियर. मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर पाबंदी है. नो स्मोकिंग जोन है ये, नो स्मोकिंग हियर. आप कोई भी यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकता है. दे या देम ये हम जनरली ऐसा ही यूज करते हैं पीपल के लिए. दे सर्व गुड फूड हियर. इसका मतलब वो कोई विशिष्ट लोगों की बात नहीं हो रही है. मतलब गुड फूड इज सर्व्ड हियर ऐसा भी कह सकते हो आप. दे सर्व गुड फूड हियर. आस्क देम फॉर अ चीपर टिकट. मतलब उनको चीपर टिकट के लिए बोलो. किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, इन जनरल बात है. उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस संस्था में जो लोग हैं उनको ऐसी बात है. वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में भी दे का इस्तेमाल होता है. जैसे दे डोंट लेट यू स्मोक इन हियर. मीन्स कोई भी अथॉरिटी है वो आपको यहाँ स्मोक करने नहीं देगी. वो अथॉरिटी है या सरकार है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि every year they collect taxes. They means here we are talking about the government. They are going to increase the taxes. मतलब सरकार टैक्सेस बढ़ाने वाली. They are building a new motorway. अब ये कोई काम किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है. तो they means a very big authority or government. They say it's going to rain tomorrow. Means certain department who is authorized to say so. They say it's going to rain tomorrow. मतलब कल बारिश होने वाली ऐसा कहते हैं. मतलब कोई तो कहते हैं तो इसलिए वहां पे दे लगा दिया. ईच का इस्तेमाल दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए होता है. जब हम दो के बारे में बात करते हैं या दो से ज्यादा के लिए, कोई पर्सन हो या थिंग हो. एवरीवन ये सिर्फ दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ईच ऑफ दीज मेन रिसीव्ड ए रिवार्ड. ईच ऑफ दीज मेन. दीज मेन मीन्स बहुत सारे ये आदमी जो है, इनमें से ईच, इनमें से हर एक. ईच ऑफ दीज मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड. मतलब इनमें से हर एक ने एक रिवार्ड रिसीव किया, एक इनाम पाया. इसी को हम ऐसा कह सकते हैं दीज मेन ईच. यहां ईच लगा दो कोई बात नहीं. दीज मेन ईच रिसीव्ड ए रिवार्ड. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं दीज मेन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड. ये थोड़ा सा समझने का है, ध्यान भी रखने का है. मतलब इनमें से हर एक आदमी को रिवार्ड मिला. ईच मस्ट गिव व्हाट ही कैन. ईच यहां पर ईच जो है ये ईच का मतलब हर एक ने. ईच मस्ट गिव व्हाट ही कैन. हर एक ने देना ही चाहिए जो वो दे सकता है. ईच ऑफ अस, ईच ऑफ द टू गेस्ट केम. दोनों गेस्ट में से प्रत्येक या हम में से प्रत्येक आया. Each of the 10 guests came. Each का इस्तेमाल यहाँ प्लूरल अनेक के लिए भी किया जा रहा है, दो से ज्यादा के लिए. Each of the 10 guests came. यानी 10 गेस्ट में से हर कोई आया. Every one of the 10 guests came. हर कोई आया. 10 गेस्ट में ऐसा भी कह सकते हैं. They have 2 books each. दोनों तरीके से कह सकते हैं. They have 2 books each. यानी हर एक, उनमें से हर एक के पास 2 किताबें हैं. और उनमें से हर एक के पास 2 किताबें हैं. यहां पर भी इसका यही अर्थ है. इसमें ध्यान रखना कि ये सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा. द बुक्स कॉस्ट ₹3 ईच. द बुक्स कॉस्ट ₹3 ईच. कई किताबें और हर किताब की कीमत ₹3 है. तो द बुक्स कॉस्ट ₹3 ईच. यानी हर किताब की कीमत ₹3 है. ईच ऑफ दीज बुक्स कॉस्ट. Each of these books costs. यहाँ S लगा है क्योंकि each of these books, इसमें भी एक किताब की बात हो रही. हर एक, प्रत्येक. जैसे ही हम प्रत्येक बोल देंगे वो सिंगुलर होगा तो costs होगा. Each is adjective as well as pronoun. ध्यान में रखना है कि जब भी कोई उसके बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव बनता है. एवरी लेकिन एडजेक्टिव है, बट एवरीवन ये हमेशा प्रोनाउन है. Each of them is doing his duty. Every one of them is doing his duty. One of या any of के बाद में हमेशा प्लूरल आता है वर्ड. One of मतलब कईयों में से एक, इसलिए ये कईयों में से मतलब ये कई जो है ये प्लूरल वर्ड. One of the books was stolen. कई किताबों में से किताब चोरी हो गई, was stolen. Any of these tools will serve the purpose. यानी इन टूल्स में से, इन औजारों में से कोई भी
पर्पस सर्व कर देगा। वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज, उनमें से एक ने, वन ऑफ देम हैज गिवन अप, अगेन सिंगुलर, हैज गिवन अप मतलब छोड़ दी पढ़ाई, उनमें से एक ने पढ़ाई छोड़ दी। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज थ्री फिल्म्स, एनी ऑफ दीज थ्री फिल्म्स, इन तीनों में से कोई किताब कोई फिल्म आपने देखी है क्या, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। साथियों, यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। ये चैप्टर बाकी है और लेक्चर नंबर 29 में भी हम लोग प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में जरूर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।